क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो लोग थे इन्होंने फिर क्या कर दिया, ये जो जितने भी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिन्होंने क्या किया, जैकोबिन्स ने अपना क्लब बना लिया था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जैसे कपड़े भी अपने कैसे पहनने शुरू कर दिए थे, ऐसे कपड़े जो कि वहाँ के उस टाइम पे वो लोग पहनते थे। कौन? वर्कर्स। हाँ, वर्कर्स पहनते थे, वैसे कपड़े उन्होंने पहनने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किए थे, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गई थी, है ना। प्रूशिया ने वॉर डिक्लेयर, मतलब प्रूशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था, इससे पहले कि वो लोग डिक्लेयर करें। ठीक है, तो ये जो कपड़े वगैरह बदलने का जो रीज़न था वो ये था कि इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of the knee breeches, and those Jacobins came to known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore, in addition to the red cap that symbolizes liberty, women however were not allowed to do so. तो क्या था कि अब ये लोग जो थे ये बस अपनी मतलब ये जो कपड़ा है, बेसिकली हम अपने रहन सहन के तरीके से, अपने कपड़े पहनने के तरीके से, हर तरीके से हम ये शो करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम किस तरह की वो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी संस्कृति के कपड़े पहनता है, जैसे कि अपने सलवार कमीज़ हो गया इंडिया में, या फिर मान लो धोती कुर्ता हो गया, या जो भी हमारा जो अपना कल्चरल कपड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं और वी आर फीलिंग प्राउड फॉर दिस कल्चर, है ना। इसलिए हम कहीं पे भी जा रहे हैं हम वही कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कोई अफ्रीकन भी होता है तो वो अपने यहाँ के कपड़े कई बारी पहनता है जो उनकी संस्कृति में वहाँ पे प्रचलित है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कपड़े होते हैं, जो रहन सहन का तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम, हमारी मेंटालिटी को दर्शाता है, शो करता है। तो इनका ये जो कपड़े पहनने का जो तरीका था वो यही चीज़ शो कर रहा था कि ये जो बिना नी ब्रीचेस के कपड़े पहनेंगे, कहीं ना कहीं अपनी लिबर्टी को दिखाने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि ये जो पावर है जो ये लोग हमारे ऊपर होल्ड करते थे, कहीं ना कहीं वो पावर अब ख़त्म हो रही है। तो जैकोबिन्स जिन्होंने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए ना, विदाउट नी ब्रीचेस वाले कपड़े, तो इनको हमने sans-culottes बोलना शुरू किया, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, इसके अलावा ये रेड कैप भी पहनते थे, जो कि एक सिंबल ऑफ लिबर्टी है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन वुमेन को अलाउड ऐसा नहीं था वहाँ पे। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of the Parisians who were angered by the short supplies of the high prices of the food. On the morning of the August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for the several hours. Later, the assembly voted to the imprison of the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of the wealth, got the right to vote. तो बेसिकली क्या हुआ, 1792 के समर्स की बात है। जो जैकोबिन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान कर दिया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल थे, पर्शियंस थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि हाई सब प्राइसेस थी, किस चीज़ की, फूड की बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हो गई थी। और उसके क्योंकि उसका जो सप्लाई था वो शॉर्ट हो गया था, यानी कि सप्लाई कम आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है। तो जो मॉर्निंग के 10 अगस्त के मॉर्निंग में क्या हुआ, वो जो पैलेस था टर्लिस का, उन्होंने वहाँ पे मैस्कर मतलब होता है बड़ी तादाद में बहुत सारे लोगों की जहाँ डेथ होती है, मारे जाते हैं, किंग के गार्ड मारे गए, किंग को खुद को एज अ होस्टेज रखा गया, होस्टेज मतलब कि कैदी या बंदी बना के वहाँ पे रखा गया बहुत घंटों के लिए, सेवरल आवर्स के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने वोट किया कि इस चीज़ के लिए कि जो रॉयल फैमिली है, किंग और उसकी जो फैमिली है, उसको हम रॉयल फैमिली बोलते हैं, तो उनको हम इम्प्रिजन कर देंगे, यानी कि उनको हम जेल दे देंगे। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस वर हेल्ड, और उसके बाद फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि 21 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो सारे, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनके पास कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, चाहे कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, कितनी कम क्यों ना हो, उनको ये अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं। और वहाँ से उनको राइट टू वोट का अधिकार मिल गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम क्या पड़ा, कन्वेंशन पड़ा। ऑन द 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को वहाँ पे मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, और फ्रांस को क्या घोषित कर दिया उन लोगों ने, रिपब्लिक घोषित कर दिया। एज यू नो, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब जैसे आपको पता है कि ये जो रिपब्लिक होता है, हम किसी को रिपब्लिक तभी बोलते हैं जब वहाँ पे क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, और वहाँ का जो हेड होता है वो भी लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब जो जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं वहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होता, यानी कि कोई राजा नहीं होता जो कि अपने
राज्यों को चलाए जो जिसको कि राज्य उसको उसके पिता से मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, ऐसा कोई मोनार्की नहीं होता। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। तुम कुछ ऐसे रिपब्लिक्स के बारे में जान सकती हो कि वो कैसे बने हैं। हाँ, तो और वो कैसे और कब फॉर्म में आए उनके बारे में तुम जान सकती हो। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रीजन। और उसके बाद जो लुई 16 था उसको कोर्ट के द्वारा क्या सज़ा मिली, डेथ की चार्जेस मिले उसको। क्यों? क्योंकि उसने ट्रीजन यानी कि बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, क्योंकि ये माना गया कि उन्होंने देशद्रोह किया, अपनी कंट्री के साथ उन्होंने धोखा किया है, धोखा दिया है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकोर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उसके बाद क्या होता है कि 21 जनवरी 1793 को ये जो पब्लिकली ये चीज़ एग्जीक्यूट की जाती है, कहाँ एग्जीक्यूट की जाती है, पैलेस डी ला कॉनकोर्ड में, जहाँ पे उनको पब्लिकली सेंटेंस ऑफ डेथ दिया जाता है। और उस कुछ वक्त के बाद जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटनी, उनको भी उनके साथ भी यही होता है, उनको भी डेथ पेनल्टी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेजाइन ऑफ टेरर। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of self-control and punishment. तो जो रिजाइन ऑफ टेरर है वो बेसिकली 1793 टू 1794 तक रेफ़र किया जाता है रिजाइन ऑफ टेरर, क्योंकि जो रॉबस्पेयर था उसने क्या फॉलो की, एक पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हम एक तरीके से बहुत, रॉबस्पेयर ने एक ऐसे सेल्फ कंट्रोल की पॉलिसी की जिसमें कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट थी और बहुत ज़्यादा क्रूरता थी। All those whom he saw as the being enemies of the republic, ex-nobles and the clergy and the members of the other political parties, even the member of his own party who did not agree with this method, were arrested, imprisoned and then tried revolutionary tribunal. तो क्या हुआ कि उसने इतना सेल्फ कंट्रोल का मेथड अपनाया कि वो सारे लोग जो कि जिसको कि वो समझता था कि एनिमी है, यानी कि दुश्मन है, इस रिपब्लिक के दुश्मन हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, एक्स नोबल्स होंगे, क्लर्जी होंगे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे उसकी खुद की पार्टी के मेंबर क्यों ना हो, जो कि इस बात से डिसएग्री करते हों कि ये तरीका ठीक नहीं है, उन सब को वो क्या करता था, उनको अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन करता था और उनके ऊपर ट्रायल चलाता था और फिर उनको डेथ पेनल्टी मिल जाती थी। If the court found them guilty, they were guillotined. और अगर किसी भी तरीके से कोर्ट ने उनको फाइंड किया कि वो गिल्टी हैं तो उनको फिर गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन एक तरीका है, एक प्रोसीजर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक बहुत यातना के तरीके से किसी को मौत दी जाती है। द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बीहेडेड। गुलेटिन एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें कि दो पोल्स होते हैं और एक ब्लेड लगा होता है, जिससे एक पर्सन को लटा के उसके ऊपर मतलब जब गिराया जाता तो वो पूरा का पूरा वो बीहेड यानी कि सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। और इस जो मशीन का नाम डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे पड़ा जिन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया था। रॉबस्पेयर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेज एंड द प्राइसेस। तो जो रॉबस्पेयर की गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे लॉज बनाए जिसमें कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड द ब्रेड वर राशनड एंड द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एज द फिक्स्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। तो इसने ऐसे ही मतलब मैक्सिमम सीलिंग इसने कर दी कि मतलब वेजेस और प्राइसेस के ऊपर कि कितनी वेजेस किसी को मिलेंगी और वो प्राइसेस को कितने उस पर बेच सकता है। मतलब मेरा अगर कोई सामान है तो मैं उसको किस प्राइस पे बेचूंगी, ये फिक्स्ड रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे मेरा सामान कितने में बेचना है। तो कभी कभी इसी को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। कभी कभी ये अच्छा होता है, कभी कभी ये बुरा भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट ये तय कर देगी कि इतने पे ही तुम्हें बेचना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो बनाने वाला है उसको नुकसान होगा। तो मीट और ब्रेड जो थे वो राशन कर दिए गए, ठीक है। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें सिटीज़ में और सेल करें कहाँ पे, फिक्स्ड प्राइसेस में, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है उसी प्राइस पे उनको बेचना पड़ेगा। द यूज़ ऑफ द मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। और जो वाइट फ्लोर है उसका यूज़ फॉरबिडन यानी कि बिल्कुल सख्त मनाही कर दी गई क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डेगालाइट यानी इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ द होल व्हीट। और सारे सिटीजन के लिए ये रूल था कि वो क्या पियेंगे, प्लेन वाइट ब्रेड मतलब खाएंगे जो कि होल व्हीट से बनता है, ठीक है, ताकि वो इक्वालिटी को सिंबलाइज करे, ठीक है। तो जो ज़्यादा लग्जरी वाली चीज़ें हैं, अगर जो वाइट फ्लावर है अगर वो महंगा है तो फिर उसको सेल करना बंद कर दो। Equality was also sought to be practiced through the form of speech and the address instead of the traditional
मैनेजर सर एंड मैडम, ऑल द फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ द सिटोयन एंड द सिटोइन। यानी कि अब पहले जो लोग सर और मैडम बोलते थे अब उसको भी चेंज करके सिटोयन या सिटोइन बोलेंगे। अगर सिटोयन है यानी कि सर को सिटोयन बोलेंगे, और अगर मैडम है तो सिटोइन बोलेंगे। यानी कि बोलने में भी, लिखने में भी, हर चीज़ में इक्वालिटी अब शो की जाएगी। तो ऐसे रूल्स उन्होंने वहाँ पर बना लिए थे। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और ऑफिसेस। चर्चेज को बंद कर दिया गया और उसकी जगह वहाँ पे उन्होंने बैरक्स और ऑफिसेस बना लिए वहाँ पे। रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। उसने इतनी रेंटलेसली, मतलब इतनी क्रूरता से और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ अपनी पॉलिसीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि वहाँ के जो खुद के उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी अब उसको कहने लगे कि यहाँ पे थोड़ी मॉडरेशन की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी ढील देने की आवश्यकता है। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे एंड सेंट टू गुलेटन। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली उसको कन्विक्ट माना गया बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसने गुलेटन किया था और कहीं ना कहीं उसका जो लॉ का तरीका था, जो स्ट्रिक्टनेस थी, वो बहुत सारे लोगों के लिए घातक बन गई थी। इसलिए कोर्ट ने जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया और उसको कन्विक्टेड मानते हुए नेक्स्ट डे उसको गुलेटिन दे दिया। समझ में आया कुछ या नहीं आया? कोई डाउट? यहाँ पे इन्होंने एक कॉलम भी दिया हुआ है, व्हाट इज़ लिबर्टी, टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ के ऊपर। ठीक है।